आप सभी का हमारे चैनल में खैर मकदम है और सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से डॉक्टर अहमद हुसैन गाफिल अंसारी साहब के दौलत खाने पर आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से कुछ चंद सवाल करेंगे सामाजिक मुद्दों को लेकर के, जिससे समाज तरक्की करे। डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे जिससे भारत के अंदर लोग तरक्की कर सकें, अपने भविष्य को लेकर के कामयाबी हासिल करें। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दीनी तालीम और असरी तालीम में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, ये आपने बड़ी खुशी हुई कि आपने तालीम के बारे में क्वेरी की है। दीनी तालीम और असली तालीम का मसला सिर्फ मुस्लिम समाज से संबंधित है। यहाँ पर एक बच्चे पर दोहरा बोझ पड़ता है। जो लड़का दीनी तालीम हासिल करने मदरसों में दाखिल होता है और जो लड़का स्कूल कॉलेजेस में जाता है असली तालीम हासिल करने, वो अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट पढ़ के आता है। लिहाजा एक दूसरे से वो जो मेल नहीं खाते हैं। दीनी तालीम दरअसल होनी तो कुरान की तालीम चाहिए, लेकिन कुरान ही की तालीम दीनी तालीम का हिस्सा न बनकर फ़िक़्ह, फतवा, हदीस, इल्मुल कलाम और मुख्तलिफ तफसीर, मुख्तलिफ किस्म के उलूम से उन्हें बहरावर किया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। अगर सिर्फ कुरान की तालीम दी जाए, अहकामों की तालीम दी जाए, अमल की तालीम दी जाए और ये बताया जाए कि इन्हीं अमाल का हिसाब हश्र में होना है, तो दीनी तालीम से ज़्यादा मुफीद असली तालीम कतई नहीं है। क्योंकि असली तालीम तो ज़िंदगी के लिए है और वो उखरवी ज़िंदगी जो लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं है। दीनी तालीम का ताल्लुक़ तो उस ज़ुमरे से है। असली तालीम तो लोग इसलिए दिलाते हैं ताकि बच्चा बारोज़गार हो जाए, नौकरियों में चला जाए, ऑफिसर बन जाए और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के रास्ते ढूंढ ले। तो असली तालीम और दीनी तालीम में फ़र्क ये है कि एक आखिरत से जोड़ती है और एक दुनिया की बहबूदी पर कायम है। मुस्लिम समाज में दोनों अलग अलग कायम की गई हैं, ये ड्राबैक है। असली तालीम के इदारों में कुरान नहीं पढ़ाया जाता और कुरान के स्कूलों में असली तालीम के सब्जेक्ट लागू नहीं होते, तो हमारे बच्चे को दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा निज़ाम हमारे भारत देश के अंदर कायम हो कि मदरसे में भी साइंस, एक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं कि हमारे वहाँ का जो निज़ाम ऐसा हो जाए कि हमारे जो मदारिस के बच्चे हैं वो एक तरफ आलिम है, दूसरी तरफ साइंटिस्ट हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक तरफ वो आलिम हो, दूसरी तरफ बैंक हो, बैंक में भी काम कर सके। एक तरफ आलिम हो, दूसरी तरफ वो जस्टिस बने। आज क्या है कि हमारे वहाँ कोई जस्टिस ही नहीं। तो हम बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा सवाल है। कुरान शरीफ के अंदर जब हमने जहन किया, दौड़ाया, गौर फिक्र किया, तो उसमें सारे ऐसे सब्जेक्ट भरे हुए हैं। एग्रीकल्चर कुरान शरीफ में है, मौसमियात कुरान शरीफ में है, रियाजी कुरान शरीफ में है, मैथमेटिक्स कुरान शरीफ में है, साइंस और फल्कियात कुरान शरीफ में है। लेकिन हमारे मदारिस से ये सब्जेक्ट गायब हैं। अगर कुरान तो मदरसे के बच्चे क्यों इतना, अगर मदारिस में इन सब्जेक्ट को भी पढ़ाएं तो वो कुरान भी अच्छी तरह समझेगा और साइंटिस्ट भी बन के निकलेगा। इस निज़ाम को तो कायम हो जाना चाहिए। अरे तो सवाल एक मुल्ला निज़ामुद्दीन कोई हुआ करते थे पुराने ज़माने में जी। उन्होंने बेचारों ने उनको एक मुल्ला कहलाते थे अपने ज़माने में, मौलवी साहब व आलिम साहब नहीं कहलाते थे। मुल्ला निज़ामुद्दीन ने जिन किताबों को रिकमेंड किया था किसी ज़माने में, वही किताबें आज तक चली आ रही हैं, वही सब्जेक्ट आज तक पढ़ाए जा रहे हैं। असल में कुरान के अंदर किसी ने गोता नहीं लगाया कि कुरान चाहता क्या है। कुरान हमको साइंटिस्ट ही बनाना चाहता है, कुरान हमको अच्छा ताजिर बनाना चाहता है, कुरान हमको अच्छा किसान बनाना चाहता है, कुरान हमको साइंटिस्ट बनाना चाहता है। लेकिन चूँकि हम कुरान के अंदर जाते नहीं हैं, कामों को पढ़ते नहीं हैं, उनको जानते नहीं कि अल्लाह ताला का मुतालबा हमसे क्या है, लिहाजा हमारे बच्चों को जो तालीम दी जाती है मुल्ला निज़ामुद्दीन के कायम किए हुए निसाब सिलेबस के मुताबिक दरस निज़ामी कहलाती है। तो सर, आपका कहने का मतलब है भारत के अंदर कुरान पढ़ा तो जाता है लेकिन समझा कम जाता है। तो यही कहने, उस गहराई से हम नहीं, बहुत ज़्यादा अगर समझा गया होता तो आज हम मुस्लिम कौम पीछे नहीं होती। बहुत ज़्यादा हमारे बड़े बड़े मदारिस, दारुल उलूम देवबंद हुआ, नज़रतुल उलमा हुआ, बिलरियागंज का, आजमगढ़ के स्कूल हुए, या जो बहुत बड़े मदारिस हैं, ये भी ट्रांसलेटर तैयार कर पाए हैं, IAS तैयार नहीं कर पाए।
जी जी जी। इन लोगों ने क्या किया, अरबी उर्दू अरबी के अंग्रेजी के ट्रांसलेटर तैयार कर लिए। जी सर। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने भी IAS PCS की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी कि हमारे बच्चों को ये भी तो आना चाहिए। जी तो वहाँ पर जोर दिया जाता असली तालीम, दीनी तालीम में फ़िक़्ह के ऊपर। फ़िक़्ह माने मसाइल के ऊपर, और मसाइल माने ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर। कुरान पर जोर इन स्कूलों में नहीं दिया जाता। कुरान गंजीना है, कुरान खजाना है। कुरान के अंदर आप झाँकेंगे तो सारे सब्जेक्ट में मौजूद हैं। रियाजी पूरी मीरास का सिलसिला बिना गणित के हल ही नहीं हो सकता जी। और किसी दीनी मदरसे में गणित पढ़ाई ही नहीं जाती। अब नतीजा उसका ये निकला कि आज को पूरे समाज में, मुस्लिम समाज में कहीं किसी के घर में तरका नहीं बढ़ता। क्यों बटे? रियाजी जानते नहीं, वहाँ पढ़ाया भी नहीं गया, यहाँ जानते भी नहीं। तरके का तो बैठने का एहसास तक नहीं हुआ। पर सामने बोर्ड आपके लग रहा है जी ये तरके का ही बोर्ड है। जी जी। हम जैसे आदमी लिख ले गए। लिखना तो इसे मौलवियों को चाहिए था। ये बोर्ड तो कोई मौलवी तैयार करता, लेकिन इतनी उसके अंदर सलाहियत नहीं भरी गई कि वो ये बोर्ड तैयार कर सकता। अच्छा चलिए बोर्ड लग गया, अरे अर्ज पर अभी अमल शुरू कर दे। हर घर में मैयतें होती हैं जी। ऐसा कौन घर है जो मैयत से खाली है? लेकिन किसी का तरका मैयत का बांटा ही नहीं जाता। इसलिए नहीं कि जानते नहीं है, जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं। सर मीरास का जो मुद्दा है, हाँ जी। मीरास को लेकर के मैं अब नए तरीके से सुन रहा हूँ कि मीरास अब चर्चा में मीरास आ रहा है। तो मैं जब से इसमें चर्चा आया, का विषय बना हुआ है मीरास। मैं जब से आया, आप भी मीरास के ऊपर लिख रहे हैं, चर्चा के विषय बनाए हुए हैं। और नए तरीके से मैं और भी जगह मुलाकात की उलमा से, तो उन्होंने भी मीरास के ऊपर बात की। अब नए तरीके से आज इस पर भी बार बार मतलब लोगों को नहीं समझाया जाता मीरास, ना किसी को इसके बारे में बताया जाता है कि मीरास क्या है, ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बहुत ही कम ही लोग, 25% मुस्लिम लोग जो हैं जो सही हक अदा करते होंगे, मीरास निकालते होंगे। मैं मीरास पर 4 किताबें लिख चुका हूँ जी सबसे पहले मैंने एक बहुत छोटी जेबी साइज की किताब झलकियाँ लिखी जी और मुतारिफ कराया आसान उर्दू में कि मीरास भी एक मौजू है कुरान का, और मीरास भी एक ज़रूरत है इंसान की, हर मुसलमान के घर में बैठना चाहिए। तो वो मैंने 64 पेज की जेबी साइज की किताब लिखी, रफ कागज़ पर छपवाई। जी जी फिर चूँकि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी मेरी किताबों पर कभी कभी पैसे दिया करती थी, जी तो मैंने 15 किताबें इसलिए भेज दी अकेडमी में को मेंबरों को दे दी जाए। जी। ये भी सुन लीजिए आप। लेकिन पता नहीं किसने उसको मीटिंग में रख दिया और उस छोटी सी झलकियाँ पर 1000 का इनाम तफवीज़ हो गया उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से। जी। और वो मेरे घर आ गया, चेक भी आ गया और सर्टिफिकेट भी आ गया। अच्छा सर, मैं सुन क्वेश्चन लीजिए करना चाहता एक बात उससे और सुन लीजिए। लेकिन जब मैंने 350 पेज की किताब लिखी, 320 पेज जी। की मैयत के तरके का तयन और तकसीम, तो वहाँ से कोई किताब परिणाम और इकराम कुछ नहीं आया। जी। क्यों नहीं आया? कि साहब वो दीनी मान ली गई। जी जी। उसको दीनियात में डाल के अदबियात की किताब नहीं थी, इसलिए उस पर किसी ने गौर नहीं किया। अच्छा सर, एक मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन हाँ पूछिए। कि आप JNU से PhD हैं जी। आपने उर्दू में PhD किया है, जी। थीसिस आपने लिखी और गोदान पर आपने रिसर्च किया। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपने आलिमत के कोर्स नहीं पढ़े हैं, आप मदरसे में नहीं पढ़े हैं, तो आपने किस तरीके से मीरास को सर्च में लाए, रिसर्च किया, उस पर लिखा, किताब लिखी, किताबें लिखी? बहुत उम्दा। तो ये सर मुझे एक नामुमकिन बात लगती है कि आप मदारिस नहीं गए, कॉलेज के स्टूडेंट होकर के आप किताब लिख रहे हैं। एक हाँ ठीक, उल्टा देख रहे हैं आप मुझे कि मैं सर उल्टा नहीं देख नहीं रहे हैं। मुझे तो ये नामुमकिन लग रहा है। JNU में मैंने सिर्फ मेथड सीखा। जी। MPhil के जो कोर्सेज थे, जी सर, ये बात जानने की है कि लोग PhD कराते हैं, PhD करने के बाद 2 पेज का मजमून नहीं लिख पाते। ये बिल्कुल आम बात है। जी। थीसिस सबमिट की, कैसी सबमिट हुई हो जाने, लेकिन PhD करने वालों को मैंने किसी किताब को लिखते और मैंने किसी मजमून को लिखते नहीं देखा है। PhDs हैं, लेकिन मेरी आदत इससे पहले भी लिखने की थी। जब मैं PhD का हाई स्कूल ही था, मेरी उर्दू की तालीम तो प्राइमरी थी। मैं सर अपने सवाल पर बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूँगा। अच्छा जाते हैं आप जवाब, तो मैंने बता दूं आपको कि JNU में MPhil का जो कोर्स था, जी। उसमें 4 सब्जेक्ट थे। एक तो था मतन टेक्स्ट, दूसरा था एनालिसिस तज्जिया, और तीसरा था कंपैरेटिव स्टडी मुकाबला जाती मवाजनाती
मुताला, और चौथा था लिखने का, डिसर्टेशन लिखने का। तो ये जो 4 सब्जेक्ट थे, इन 4 सब्जेक्ट की मदद से मैंने कुरान को सीखा। मैंने कुरान से के अलावा दीनियात की किताबें दर्स निज़ामी की घर तर्जुमे मंगाकर पढ़ रखे थे, तो शुद्ध मुझे पहले भी थी दर्स निज़ामी के कोर्स की। लेकिन बाज़ाब्ता हमें जो कुरान फहमी आई है वो एमफिल के बाद आई है, और एमफिल से एमफिल के सब्जेक्ट से हमने कुरान को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले देखा कि मतन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो मुझे मिला कि हर सूरत में 10-20-50 ब्रैकेट लगे हुए हैं, जो मुतरजमीन ने अपनी फहम कुरान के ऊपर ठूंस दी है। कुरान के अल्फाज अपने तर्जुमा करने के साथ ब्रैकेट में अपना फहम उसमें अदा कर दिया है। तो तर्जुमे से ही कुरान के साथ तहरीफ शुरू हो गई। ब्रैकेट लगाने की तारीफ हर मसलक के मौलवी ने की है, हर मुतरजिम ने की है। चाहे जिसका आप कुरान शरीफ उठा के देखें उसमें ब्रैकेट आपको ज़रूर मिलेंगे। अरे भाई, आप कुछ समझो उस मानी से, लेकिन कुरान को कुरान की हद तक महदूद रखते। हमने पहली बार इस बात को सबके सामने तलाक़ मरतान में उजागर किया कि इस ब्रैकेट साजी को, वरना कोई किसी को तकलीफ ही नहीं हुई देख के ब्रैकेट। सर वो ब्रैकेट जो है जी, तो उसके अंदर वो मतलब अपना बात है वो अलग हटके है, अलग हटके कुरान के मतलब के खिलाफ है। मतलब जैसे कि लुगत के एतबार से देखा जाए तो उसके माने नहीं मिलते उसमें। मतन के हिसाब से देखा जाए, लोगत नहीं, टेक्स्ट ऑफ द कुरान जी, जो नाजिल हुई वही के खिलाफ है। जी, वही कुछ और कहती है, ब्रैकेट के अंदर कुछ और लिखा है। ये तकलीफ दे गई मुझे सबसे पहले। जी, तो मैंने कुरान को खालिश करके पढ़ा, ब्रैकेट छोड़ के पढ़ा। जी, ब्रैकेट छोड़ के किताबें लिखी। इसलिए मैंने कुरानी मौज़ूआत पर किताबें लिखनी शुरू की। आपका सवाल ये भी था कि हम कुरानियात पर क्यों लिखने लगे, पढ़ने कहीं नहीं गए। वाकई सही बात है। यकीनन हम किसी मदरसे से फारिग नहीं हैं। इसे कहने मुझे हेजिटेशन नहीं होता, शर्म भी नहीं लगती, क्योंकि मैं जब कुछ नहीं हूँ तो भी तुत्ता लिख डाला मैंने। अरे कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिख तो लेता हूँ। अब इस पर कमेंट कोई करे कि जो मैं लिखता हूँ गलत है, कुरान के खिलाफ है, सो आज तक सब ने इजमा सुकूती कर लिया भाई, सब ने अपनी ज़बानें बंद कर ली। वो हमारी तहरीरों पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, जबकि उसे कमेंट यकीनन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आखिरत का भी मसला है। अगर हम कहीं भटक गए तो मसला तो हमारी आखिरत का भी है। जी सर, ठीक है ना। और सवाल अगर कोई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में सर हम आपसे मुलाकात करेंगे। बढ़िया।